हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंसरी, अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस के बारे में। अगर आपने इस चैप्टर का पहला पार्ट नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो परसेप्शन क्या है? परसेप्शन मतलब इंफॉर्मेशन जो आपके सेंस ऑर्गन्स के थ्रू आपको रिसीव हो रही है उसको मीनिंग देना। इसको थोड़ा सिंपल करते हैं। यहाँ पर जो आपको इमेज दिख रही है वो किस चीज की है? आप इसको देख पा रहे हो, राइट? तो यानी आप सेंसेशन का जो प्रोसेस है वो कर रहे हो, लेकिन इस इंफॉर्मेशन को समझने के लिए कि ये इंफॉर्मेशन आखिर है क्या, आपको जो प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी वो थोड़ी डीप होगी, क्योंकि यहाँ पर आप सोचोगे, असाइन करोगे मीनिंग, जिसके लिए आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस इस्तेमाल हो सकते हैं, आपके मोटिवेशन का इस पर फर्क पड़ेगा, आपकी एक्सपेक्टेशन का, आपके कल्चर का। तो यहाँ पर परसेप्शन जो है एक ऐसे प्रोसेस के रूप में हम समझते हैं जहाँ पर मीनिंग दिया जाता है इंफॉर्मेशन को जो सेंस ऑर्गन्स रिसीव कर रही हैं। ठीक है, मेन बात क्या है कि इंफॉर्मेशन सेंस ऑर्गन्स रजिस्टर करेंगे, जैसे कि यहाँ पर कर रहे हैं। जब इस इमेज को हम देख रहे हैं तो ये हम दो तरीके से परसीव कर रहे हैं। पहला, एज अ प्लांट, जो कि कैक्टस की कैटेगरी में आ सकता है। इसके अलावा मैं परसेप्शन वर्ड को अगर पूरा करना चाहूँ तो मैं उस कैक्टस की शेप को एज ओ भी मान सकती हूँ, और ये एक तरीके से क्लोजर देगा मेरे दिमाग को कि ओके, इंफॉर्मेशन जो आपके सामने है वो मीनिंगफुल है। तो ऐसे में इंफॉर्मेशन जो आपके सेंस ऑर्गन्स रजिस्टर करेंगे, विजुअल हो, ऑडिटरी हो या किसी भी तरह की हो, आप अगर उसमें मीनिंग नहीं देख पा रहे तो ऐसे में वो इंफॉर्मेशन उतना सेंस नहीं बनाएगी। तो अभी ये इंफॉर्मेशन जो आपके सामने है ये मीनिंगफुल है, राइट? क्या अब इसमें कुछ चेंजेस आए? हाँ, जरूर। यहाँ पर अब मैं इसको ऐसे मीनिंग दे सकती हूँ कि मुझे ये लग रहा है आइसक्रीम जैसा सर्कल है, वो मेरे लिए है चेरी, जो कि इस आइसक्रीम पर लगी हुई है। और अब जो पिछले इमेज में गमला था वो मेरे लिए अब है कोन। तो यहाँ पर अब मेरे मीनिंग में थोड़ा चेंज आ गया, और सेंसरी इंफॉर्मेशन भी क्योंकि डिफरेंट है। लेकिन एक चीज जो यहाँ पर कांस्टेंट है वो ये है कि मैं परसेप्शन को मीनिंगफुल बनाने के लिए, इस वर्ड को समझने के लिए अब इस चेरी को एज ओ रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि ये है PERCEPTION। सो यहाँ पर मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आप इंफॉर्मेशन को समझने के लिए एफर्ट लगाते हो। तो ऐसे में ये जो प्रोसेस है परसेप्शन का, ये ऐसा नहीं है कि आपने एज पैसिव इंडिविजुअल बस इंफॉर्मेशन को ले लिया अपने अंदर क्योंकि आपके सेंस ऑर्गन्स काम कर रहे थे, वो एक्टिव थे। नहीं, आपने उस इंफॉर्मेशन को लिया, आपने उस इंफॉर्मेशन को कंस्ट्रक्ट किया अपने तरीके से, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये ना पता होता कि आइसक्रीम भी ऐसी हो सकती है तो क्या पता मैं इसको कुछ और बोलने का ट्राई करती, या फिर मेरे कल्चर इन्फ्लुएंसेस ऐसे होते कि मुझे ये कुछ और दिखता ना कि आइसक्रीम। हो सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि इंडिविजुअल्स के परसेप्शन वेरी कर सकते हैं। एक ही सिचुएशन दो अलग लोग अलग तरीके से परसीव कर सकते हैं, उसको मीनिंग दे सकते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी करते हैं, ठीक है? यहाँ पर क्या हुआ है, स्लाइड चेंज, ठीक है? सो आपने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर जो पिछले पेज पर वर्ड था वो ही आ गया। तो आप जब इस चीज को अपने दिमाग में बिठाओगे तो आप इस इनकम्प्लीट चीज को भी ऐसा समझोगे कि ये तो परसेप्शन ही लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूएशन यहाँ से यहाँ तक जा रही है। तो आप बोलोगे कि ये तो परसेप्शन ही है। और यहाँ पर आप ये चीज देखो कि यहाँ पर ओ जो है वो नहीं आया, वो जो चेरी थी अब यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी चांसेस हैं कि इसको एज अ होल आप परसीव करो, ना कि इनकम्प्लीट सा, क्योंकि आपके पास अब ये प्रीवियस इंफॉर्मेशन है और ये आपकी मेमोरी में चली गई है, स्टोर हो गई है। और जब सब्सिक्वेंट इंफॉर्मेशन आ रही है तो आपकी पास्ट इंफॉर्मेशन हेल्प कर रही है। तो ऐसे में जो परसीवर है उसके एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा
डिटरमाइन करते हैं कि वो आगे वाली इंफॉर्मेशन को कैसे समझेगा, क्या मीनिंग देगा, ठीक है? एक और एग्जांपल लें तो ये आपको क्या लग रहा है? मुझे तो ये लग रहे हैं 2 बक्से से जो कि आपस में पता नहीं क्यों अटैच से हैं। ब्राउन कलर है, बैकग्राउंड जो है वो नीले कलर का है। सो ये क्या है? बैकग्राउंड के अगेंस्ट स्टैंड होने वाली एक चीज़ जिसकी बाउंड्रीज हैं, लेकिन ये कैटेगरी कौन-सी है कि ये शेप दिखा रहे हैं। अगर मैं दूसरे पर्सन की बात करूँ जो सेम इन्फॉर्मेशन को देख रहा है, वो कह सकता है कि मुझे इसमें खाली शेप्स नहीं दिख रही, मुझे दिख रहा है एक ड्रॉअर जो कि खुला हुआ है। तीसरे बंदे ने बोला कि मुझे तो ये लग रहा है थॉर का हथौड़ा, जिसे वो चला-चला के अपने दुश्मनों का खात्मा करता था। तो यहाँ पर पर्सन ने अपना एक एक्सपीरियंस जोड़ दिया उस इन्फॉर्मेशन को समझने के लिए। तो एक पर्सन के लिए ये हो गया थॉर का हथौड़ा, एक के लिए ये हो गया ड्रॉअर और एक के लिए हो गया ये खाली कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स। तो ये भी परसेप्शन को ही दिखा रहा है। सो क्योंकि यहाँ पर हम काफी एक्टिव लर्नर हैं जो कि इंफॉर्मेशन को एज इट इज ना देखकर अपना भी उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन ऐड कर रही हैं, तो यहाँ पर 2 तरीके की प्रोसेसिंग हो सकती है। एक कहलाती है बॉटम अप प्रोसेसिंग, जहाँ पर आप सबसे पहले पार्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हो। तो यहाँ पर ये पार्ट्स जो हैं वो दिखाए गए हैं। ओके, सो ये पार्ट्स आपने पहले रिकॉग्नाइज करने हैं एंड देन आपको जाना है दूसरे लेवल पर जिसमें आप इस इमेज को या किसी ऑब्जेक्ट को एज अ होल परसीव करोगे, लेकिन शुरुआत होगी पार्ट से। तो इसे हम कहेंगे बॉटम अप प्रोसेसिंग। पार्ट से होल पर जाना हो गया बॉटम अप प्रोसेसिंग, होल से पार्ट्स पर जाना हो गया टॉप डाउन प्रोसेसिंग। दोनों ही तरीके की प्रोसेसिंग हमारी हेल्प करती है वर्ल्ड को समझने में। सो जब हम परसेप्शन की बात करें तो उसमें लोग जो है एक पर्टिकुलर तरीके से चीज़ों को परसीव कर पाते हैं। यहाँ मैं बात कर रही हूँ कॉग्निटिव स्टाइल्स की, ठीक है? कॉग्निटिव स्टाइल्स मतलब कि लोगों का अपने इन्वायरमेंट से डील करने का एक पर्टिकुलर तरीका। वो इस वर्ल्ड को समझने के लिए उस इंफॉर्मेशन को जिसको वो मीनिंग देना चाहते हैं एक पर्टिकुलर तरीके से देखेंगे, ठीक है? सो जब मैंने नैन्सी को ये वाली इमेज दिखाई तो उसने मुझसे बोला कि ये तो मुझे पैटर्न लग रहा है सुरभि, और ये एक ऐसा पैटर्न है जहाँ पर कॉन्टिन्यूटी सी मुझे दिख रही है और ये कनेक्टेड से है, ट्राइंगल्स भी है यहाँ पर, लेकिन ओवरऑल अगर मैं इसको देखूं तो ये एक कनेक्टेड सा पैटर्न है जो कि कंबाइंड है, ठीक है? यहाँ पर ये पर्सन जिसका नाम है नैन्सी, वो इस इंफॉर्मेशन को जब मीनिंग दे रही है तो वो जो कॉग्निटिव स्टाइल लगा रही है उसे हम कहते हैं फील्ड डिपेंडेंट। सो जो भी लोग फील्ड डिपेंडेंट होते हैं वो परसीव जब करते हैं इन्वायरमेंट को और इन्वायरमेंट में दिखने वाली चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को, तो वहाँ पर वो टोटल या फिर होल या फिर हॉलिस्टिक अप्रोच पर फोकस करते हैं। तो एज अ होल मुझे ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट कैसा दिख रहा है उस पर उनका फोकस होता है। सो कल्पना जो कि नैन्सी की फ्रेंड है, उसे जब मैंने ये वाली इमेज दिखाई तो उसने बोला कि अरे इसमें तो काफी सारे ट्राइंगल्स हैं, लाइक 1 2 3 4 12 ट्राइंगल्स यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, और हाँ, इससे ज्यादा मुझे यहाँ समझ नहीं आ रहा क्या पूछना चाहते हो। उसने क्या किया, उसने इस इंफॉर्मेशन को जिसे नैन्सी देख रही थी एज अ होल, उसने तोड़ दिया इस इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में। तो यहाँ पर उसने परसीव किया इस एक्सटर्नल वर्ल्ड से आने वाली इंफॉर्मेशन को स्मॉलर यूनिट्स में, और एक ऐसे मैनर में जो माना जाएगा बड़ा ही लॉजिकल और एनालिटिकल, ठीक है? सो फील्ड इंडिपेंडेंट कॉग्निटिव स्टाइल अगर यूज किया जाता है तो पर्सन इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे भागों में बांट देता है और फिर उसको परसीव करता है, ठीक है? सो ये दोनों हो गए कॉग्निटिव स्टाइल्स। एक बहुत ही अच्छी सी चीज है जो हमें देखने को मिलती है जो कि है मोटिवेशन, ठीक है? सो ये पर्टिकुलर इमेज जो कि मिलकर बनी है उन्हीं ट्राइंगल से जो हमने अभी देखे, इसको कोई पर्सन एक शेप बोल सकता है कि ये तो एक शेप है, ठीक है? ओके, मान लिया ये शेप है। एक पर्सन बोल सकता है कि मुझे तो ये ना पिज़्ज़ा की स्लाइस जैसी लग रही है।
लाइक पता नहीं मुझे क्यों दिमाग में पिज़्ज़ा की स्लाइसेस आ रही हैं इसको देखकर। यहाँ पर हो सकता है कि पर्सन अपनी हंगर की जो नीड है, उसको फुलफ़िल करने के लिए इन्फॉर्मेशन को ऐसे मीनिंग दे रहा हो जहाँ पर उसकी जो वो वाली डिज़ायर है, हंगर से रिलेटेड, वो पूरी हो रही हो। सो वो पर्सन सोच सकता है कि ये पिज़्ज़ा की स्लाइस है। दूसरे पर्सन को आप ये चीज़ दिखाओ, वो कहेगा मुझे तो इसमें फ्लावर दिख रहा है, कोई कहेगा मुझे तो यहाँ क्रॉस दिख रहा है, कोई कहेगा इन दोनों को जोड़ दो, मुझे तो यहाँ काइट्स दिख रही है। और कितनी काइट्स यहाँ पर आप बना सकते हो? आप बना सकते हो 3 काइट्स। अब 15 अगस्त आने वाला है, मेरे दिमाग में तो काइट्स ही चल रही हैं, तो मुझे वो ही दिख रही हैं। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है, पर्सन अपने अकॉर्डिंग उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो वैसे परसीव कर रहे हैं जैसे वो करना चाहते हैं। एक और चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि है कल्चरल बैकग्राउंड। एक पर्टिकुलर कल्चर से अगर आप बिलॉन्ग करते हो तो वहाँ पर भी वो कल्चर आपके परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखता है। कैसे? क्योंकि अगर आप एक पर्टिकुलर कल्चर में रहते हो जहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर तरीके की चीज़ें ही देखने को मिलती हैं, तो दूसरे कल्चर का पर्सन कोई आता है और आपको वो एक नई चीज़ दिखाता है। आपने वो चीज़ कभी देखी नहीं है, तो जब आप उसको देखोगे तो आप स्ट्रगल करोगे क्योंकि आपके पास दिमाग में ऐसी कैटेगरीज़ नहीं बनी हुई हैं, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है। तो ऐसे में नया-नया जो स्टिमुलस आया है, उसको आइडेंटिफ़ाई करने में या फिर उसको अच्छे से परसीव करने में डिफ़िकल्टी पर्सन एक्सपीरियंस कर सकता है। और परसेप्चुअल सेट की बात भी हम यहाँ कर सकते हैं जहाँ पर हम वही चीज़ परसीव कर रहे होते हैं जैसी हमारी एक्सपेक्टेशन है, तो क्या पता वो रिप्रेजेंट ना कर रही हो जो कि एक्चुअल रियलिटी हो। तो यहाँ पर ये जो एक्सपीरियंसेस मैंने आपको बताया कि एक पर्सन काइट की तरह इसको ले रहा है, हो सकता है कि एक्सटर्नल रियलिटी ऐसी है ही नहीं, ये काइट कभी थी ही नहीं और ये काइट कभी बन ही नहीं सकती, लेकिन पर्सन के लिए ये है मीनिंगफुल और ये उसका अपना परसेप्शन है, जिसको आप राइट और रॉन्ग बिना किसी एविडेंस के नहीं कह सकते। तो इसके साथ हमारा ये वाला जो टॉपिक है परसीवर का, कि परसीवर को कौन-कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, वो पूरा हो चुका है। हमने बात की मोटिवेशन की, नीड्स की, जहाँ पर नीड्स इन्फ्लुएंस कर सकती हैं पर्सन को, उसके परसेप्शन को। फिर हमने बात की परसेप्चुअल सेट की, जहाँ पर आप एक्सपेक्ट करते हो जब इन्फॉर्मेशन से कुछ, तो आप एक्सटर्नल रियलिटी से भिन्न भी कुछ परसीव कर सकते हो। कॉग्निटिव स्टाइल्स जो हो सकते हैं फील्ड डिपेंडेंट या फिर फील्ड इंडिपेंडेंट। एंड ऑल्सो कल्चरल बैकग्राउंड, कि एक पर्टिकुलर कल्चर में अगर एक्सपोजर नहीं है तो वहाँ के इंडिविजुअल्स को परेशानी हो सकती है इन्फॉर्मेशन को मीनिंग देने में। सो क्या मैं इस इन्फॉर्मेशन को अब ऐसा मान लूँ कि ये तो टोपी भी है? कितना इंटरेस्टिंग हो रहा है ना ये, कि एक ही पर्टिकुलर शेप और कितने सारे तरीके उसको देखने के, कितने सारे परसेप्शंस। यहाँ पर आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी, अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देख रहे हो तो जल्दी से बताना मुझे कमेंट में वो क्या है? अगर नहीं आप ऑब्ज़र्व कर पाए हो तो आपको मेरी वीडियो जो कि है इस चैप्टर का पहला पार्ट वो ज़रूर देखनी चाहिए। वहाँ मैं बात कर रही हूँ अटेंशन, जो आपको देनी चाहिए जब पढ़ाई हो रही हो। तो अब हम बात करेंगे परसेप्चुअल ऑर्गेनाइज़ेशन की। जब भी हम अपने आस-पास के एनवायरनमेंट को देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं, तो हमारी विजुअल फील्ड जो कि आप अपने आस-पास देख सकते हो, यहाँ कई सारे कलर्स हैं, कई सारी धारियाँ हैं, कई सारे पॉइंट्स हैं। ये सारे एलिमेंट्स जब आप देखते हो, तो आप इनको एज़ मीनिंगफुल होल्स देखते हो, जिसे हम कहते हैं फॉर्म परसेप्शन। और यहाँ पर जो मेन काम हम देखने वाले हैं वो है गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट का, जिन्हें हम बोलते हैं कॉफका, कोहलर एंड वर्थहाइमर। ये 3 लोग जो कि जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को फाउंड किया। गेस्टाल्ट की अगर हम बात करें तो इनकी फिलॉसफी ये थी कि आप जब इन्फॉर्मेशन को परसीव करोगे तो आप उस इन्फॉर्मेशन को एज़ अ होल परसीव करोगे, ना कि ऐसे कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को प्लस कर दिया, उनका सम बना लिया।
जब आप इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करके सम बनाओगे कि ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, वो सम हमेशा ही कम रहेगा एक होलिस्टिक आपके परसेप्शन से। यानी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अगर आप देख रहे हो एज अ होल, तो वो ज्यादा कहलाएगा एज कंपेयर टू ऐसी सिचुएशन से जहां पर आप छोटे छोटे एलिमेंट्स को कंबाइन करके उसका सम देख रहे हो, वो सम ही रह जाएगा। सो यहाँ पर आप कितने सारे एलिमेंट्स को कंबाइन कर रहे हो, आप इस चीज को जो कि स्क्रीन पर है एज व्हीकल ले रहे हो अभी। क्या आप इसको ऐसे ले रहे हो कि एक पार्ट है आगे का, फिर पीछे एक पहिया है, फिर एक और पहिया है, ओके, नीचे 3 बिंदी हैं, फिर और 3 बिंदी हैं? नहीं, आप इंफॉर्मेशन को कंबाइन कर रहे हो और इसको होलिस्टिक वे में कंबाइन कर रहे हो। तो होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन सम ऑफ पार्ट्स। ठीक है, सो ये जो है गेस्टॉल्ट की टैगलाइन एक तरीके से समझ सकते हो आप। सो वापस आते हैं अपने क्यूट से आइसक्रीम कोन की तरफ। यहाँ पर ये आइसक्रीम जो है वो फिगर कहलाई जाएगी और जो पीछे का नीला बैकग्राउंड है वो कहलाया जाएगा ग्राउंड, क्योंकि वो बैक में है, वो इनफाइनाइट है, वो फैला हुआ है, उसकी कोई एक शेप नहीं है, वो फॉर्मलेस है, उसकी कोई आउटलाइन नहीं है, वो लिमिटेड नहीं है, वो अनक्लियर है। ठीक है, सो यहाँ पर फिगर होगी ये वाला आइसक्रीम का कोन। सो फिगर लिखा हुआ वर्ड भी अपने आप में फिगर होगा और जो ग्राउंड लिखा हुआ है वो भी फिगर होगा। इन तीनों में सिमिलैरिटी क्या है? यहाँ पर सिमिलैरिटी ये है कि इनकी एक डेफिनेट फॉर्म है, जी एक पर्टिकुलर तरीके से ये लिखा जाएगा, राइट, एक डेफिनेट फॉर्म होगी, मोर ऑर्गेनाइज्ड ये दिख रहा है, आउटलाइन है। सो अगर आप ध्यान से देखो इस, तो ये मोर क्लियर है, लिमिटेड है और मेरे नजदीक मुझे दिख रही है एज कंपेयर टू ग्राउंड जो कि फैला हुआ है और फॉर्मलेस है। सो इस वाली चीज को हम बोलते हैं फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन। सो अब सबसे फेवरेट कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसे हम कहते हैं गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल्स। यहाँ पर कुछ ऐसी लॉज या प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जो कि अप्लाई होती है जब पर्सन परसीव करता है इंफॉर्मेशन को जो उसे मिल रही है इन्वायरमेंट से। सो इस इमेज को ध्यान से देखो, ये सारी लॉज जो आपके इस बुक में है वो कवर कर रही है। बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है ये इमेज आपके पेपर में, अगर आपको ये प्रिंसिपल्स याद रखने हैं, क्योंकि ये बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, एक एक करके सबको पढ़ते हैं। पहला प्रिंसिपल है सराउंडेडनेस का, देन सिमेट्री, स्मॉलनेस, कॉन्टिन्यूटी, क्लोजर, प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी। ठीक है, सो अब बात करते हैं हर एक प्रिंसिपल की डिटेल में। पहला प्रिंसिपल आता है सराउंडेडनेस का। सो यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन को जब मीनिंग दोगे तो आप उस इंफॉर्मेशन को देखोगे। यहाँ पर जैसे मैं इस इंफॉर्मेशन को देख रही हूँ जो सराउंडेडनेस के बिल्कुल यहाँ पर है सामने। ठीक है, ये वाला जो इमेज है यहाँ पर आपको एक वर्ड दिख रहा है क्या? मुझे तो दिख रहा है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है जॉन। आपको भी दिख रहा है तो कमेंट करके बताओ। सो ये है जॉन। सो ये हो गया JOH एंड फाइनली N। यहाँ पर बैकग्राउंड देखो, बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड है व्हाइट और ये बैकग्राउंड से बिल्कुल मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये एज अ लेटर देखे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एरियाज जो है सराउंडेड हैं बाय अदर्स, तो यहाँ पर ये फिगर्स की तरह देखे जा रहे हैं, क्योंकि ये जो ब्लैक वाली चीज है ना, ये हेल्प कर रही है इस चीज को एक पर्टिकुलर तरीके से परसीव करने में। तो इसे हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ सराउंडेडनेस। ठीक है, देन आता है क्लोजर। यहाँ पर आप इस चीज को देखो जो कि है इस पर्सन का फेस। ठीक है, यहाँ पर ये जो मिसिंग पार्ट्स हैं, क्या आपका दिमाग इन मिसिंग पार्ट्स को भर पा रहा है और आप इसको परसीव कर पा रहे हो एक सर्कल की तरह? और सर्कल जो कि बना रहा है इस पर्सन के फेस को, ये एक फेस जैसा तभी प्रतीत हो रहा है जब ये हैज अ होल सर्कल परसीव हो रहा है। तो यहाँ पर आप
क्लोजर प्रोवाइड कर रहे हो इस इमेज को। आपका दिमाग इन मिसिंग चीज़ों को अपने आप भर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट हो और उसका कोई मीनिंग ना हो। सो जब आप इसके हाथों को देखोगे तो आप पाओगे कि यहाँ पर तो एक कॉन्टिन्यूटी है। कॉन्टिन्यूटी कैसे? सो क्या आप इस चीज़ को ऐसे देख रहे हो कि ये वाला पार्ट एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ये 4 पार्ट्स में आप नहीं देख रहे, आप कैसे देख रहे हो? ये एक लाइन कॉन्टिन्यूअस और ये दूसरी लाइन कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली ये एक लाइन कॉन्टिन्यूअस और ये दूसरी लाइन कॉन्टिन्यूअस। देन आता है सिमिलैरिटी। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ इस पर्सन के सुंदर-सुंदर कपड़ों की। तो अब कपड़ों पे फोकस करते हैं तो उनके पैटर्न को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ ये वाला जो प्रिंसिपल आता है वो कहलाता है सिमिलैरिटी। इसमें चीज़ें जो कि सिमिलर हैं, एक जैसे दिख रही हैं, उसे आप ग्रुप कर देते हो। उसे आप एक पर्टिकुलर ग्रुप में बिलॉन्ग करता हुआ परसीव करते हो। तो यहाँ पर ये वाले ट्रायंगल्स सारे 1 2 3 4 5 6 एक ग्रुप का पार्ट है। ये वाले चीज़ें एक पर्टिकुलर पैटर्न है जो एक ग्रुप का पार्ट है। अगेन दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप। देन आता है प्रॉक्सिमिटी। सो थिंग्स विच आर क्लोज टू ईच अदर उसे आप एज अ ग्रुप मान लेते हो। तो यहाँ पर ये तीनों जो चीजें हैं ये आप एज ग्रुप ले रहे हो, ना कि सेपरेटली। देन आता है स्मॉलनेस का प्रिंसिपल, जहां पर स्मॉलर एरियाज को आप फिगर की तरह देखते हो जबकि लार्जर एरियाज को एज बैकग्राउंड। तो यहाँ पर अगर आप भी मेरी तरह इसे इस इमेज को एज क्रॉस देख रहे हो, ना कि ऐसे कि यहाँ पर तो 4 पिज़्ज़ा की स्लाइसेस हैं व्हाइट कलर की, तो आप यूज़ कर रहे हो प्रिंसिपल ऑफ स्मॉलनेस। तो ये क्रॉस हमें पहले दिख रहा है क्योंकि ये फिगर है और जो पीछे का व्हाइट बैकग्राउंड है वो हम एज बैकग्राउंड लेकर चल रहे हैं। एंड सिमेट्री, ये तो हमें पता ही है, जब चीज़ें जो कि सिमेट्रिकल हैं वो फिगर मानी जाती हैं अगेंस्ट असिमेट्रिकल बैकग्राउंड। तो यहाँ पर इस पर्सन को अगर हम सिमेट्री देना चाहें तो इसका जो मुंह है वो बिल्कुल हाफ हाफ में बटा हुआ है। तो यहाँ पर ये इमेज अपने आप में पूरी है, दूसरी इमेज अपने आप में पूरी है और ये एक सिमेट्रिकल है। सो यहाँ पर जॉन ने हमारी हेल्प की गेस्टॉल्ट के प्रिंसिपल्स को समझने के लिए। तो थैंक यू सो मच जॉन, तुमने काफ़ी इंटरेस्टिंग और इजी बना दिया है इन प्रिंसिपल्स को। सो हमने प्रिंसिपल्स की बात की जिसमें हमारे पास थे प्रिंसिपल ऑफ सराउंडेडनेस, क्लोजर, स्मॉलनेस, सिमेट्री, सिमिलैरिटी, closeness, proximity basically, and then this is continuity. So these are your Gestalt principles that you have to keep in mind. आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग सी चीज ज्यादा देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो अब बारी आती है डेप्थ परसेप्शन की। यहाँ पर आप डेप्थ कितनी है, कितना डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट्स के बीच में, और ये वाली चीज जब आप परसीव करते हो तो ये आप क्यों करते हो? क्योंकि ये आपको हेल्प करती है आपकी डेली लाइफ में। तो अगर आप डिस्टेंस नहीं जान पाओगे चीजों के बीच का, अपने और आगे जो आने वाला स्टिमुलस है उसके बीच का, तो आपका सर्वाइवल खतरे में आ सकता है, राइट? कि अगर सामने से गाड़ी आ रही है और आपको पता ही नहीं चल रहा कि कितनी डिस्टेंस पर वो है, ताकि आप कोई सेफ्टी इंश्योर कर सको। तो ऐसे में डेप्थ परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर एक बात याद रखनी है आपको, जो कि ये है कि आपके रेटिना पर जो इमेज बनती है वो बनती है फ्लैट, ठीक है? वो होती है 2 डायमेंशनल और वो होती है अपसाइड डाउन, ओके? लेकिन जब ब्रेन उसको प्रोसेस करता है तब वो उसको प्रोसेस करता है 3D में, ठीक है? सो 3 डायमेंशनल परसेप्शन में कन्वर्ट करता है ब्रेन और उस इमेज को कर देता है सीधा। तो ऐसे में हम परसीव तो करते हैं 3 डायमेंशन में, लेकिन रेटिना का जो इमेज बनती है वो 2D बनती है,
ठीक है, ये याद रखना है। सो डेप्थ परसेप्शन जो कि एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें हम बात करते हैं क्यूज की, CUES, क्यूज। ठीक है, दो तरीके के क्यूज हो सकते हैं। ये क्यूज जो होते हैं ये हमारी हेल्प करते हैं क्या करने में, परसीव करने में किस चीज को, डेप्थ को। तो ऐसे में दो कैटेगरीज इन क्यूज की हो सकती है, एक होती है मोनोक्यूलर, एक होते हैं बाइनोक्यूलर। मोनो मतलब वन, तो एक आंख का इस्तेमाल आप यहाँ करते हो डेप्थ को परसीव करने के लिए। बाइनोक्यूलर में हम बाई, सो टू आईज का यूज करते हैं डेप्थ को परसीव करने के लिए। दोनों ही क्यूज में काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं और ये जो है ये आर्टिस्ट भी यूज करते हैं। इन वाले क्यूज को पिक्टोरियल क्यूज भी कहा जाता है और ये हमारी हेल्प करते हैं जज करने में डिस्टेंस को। तो पहला जो क्यू हम पढ़ने वाले हैं वो इस इमेज में है कहीं ना कहीं। ठीक है, ये सारे इमेजेस जो हैं ये यही दिखा रही हैं कि कितने क्यूज होते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं रिलेटिव साइज की। ये एक मोनोक्यूलर क्यू है। इसमें क्या बोला जाता है कि आपके रेटिना पर पड़ने वाली इमेज जो है वो छोटी छोटी और छोटी होती जाएगी जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फार होता जाए। ठीक है, सो ऐसे में ऑब्जेक्ट्स जो कि दूर हैं वो छोटे प्रतीत होंगे और जैसे वो पास आएंगे वो बड़े प्रतीत होंगे। ठीक है, सो यहाँ पर आप उनको डिफरेंटली परसीव करोगे क्योंकि रेटिना पर जो इमेज बन रही है वो डिफरेंट बन रही है। यहाँ पर साइज की बात मैं कर रही हूँ, ऑब्जेक्ट का, चीज का साइज वेरी कर रहा है। नेक्स्ट आता है इंटरपोजिशन या ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग वर्ड से क्या पता लग रहा है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के व्यू को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो उसको ओवरलैप कर रहा है, वो उसके सामने है, उसको घेरे हुए है। सो ऐसे में जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट है वो हमें दूर दिखेगा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट जो कि कवर कर रहा है। तो ऐसे में बादल जो है वो हमें पास दिखेगा और सूरज थोड़ा सा दूर। अब बारी आती है लीनियर पर्सपेक्टिव को पढ़ने की। यहाँ पर दिमाग में लेकर आओ रेलवे ट्रैक। अब यहाँ पर आप अगर अपने आप को इमेजिन करो जहाँ पर मेरा कर्सर है, तो यहाँ से जब आप इस रेलवे ट्रैक को देखोगे तो ये वाला डिस्टेंस आपको ज़्यादा लगेगा जबकि ये वाला डिस्टेंस कम। और जो ये दो रेलवे ट्रैक्स की लाइनें हैं ये आखिर में कन्वर्ज होती दिखेंगी दूर। पास में ये काफ़ी डिफरेंट दिखेंगी बिकॉज़ आप यहाँ पर हो, तो ये दूर है। लेकिन जैसे-जैसे आप इसको देखोगे, तो ये आपको लगेगा कि आपस में मिल रही हैं। इसे हम कहते हैं लीनियर पर्सपेक्टिव। देन आता है एरियल पर्सपेक्टिव। यहाँ पर इसको देखो अगर आप एनवायरनमेंट को, तो ये एटमॉस्फेयर है। ठीक है? यहाँ पर क्या होता है, डस्ट हो सकती है, ह्यूमिडिटी की वजह से मॉइस्चर हो सकता है। तो ऐसे में ऐसे स्टिमुलस जैसे कि ये वाला पहाड़ है, ये हमें ब्लरी या हेज़ी दिख सकता है एज़ कंपेयर टू दिस। ये हमारे पास है, ये हमें क्लियर दिखेगा। ये वाला जो है हमें ब्लरी दिखेगा। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर ऐसा है। ठीक है? देन आता है लाइट एंड शेड। लाइट में ऑब्जेक्ट्स के पार्ट्स हाइलाइटेड हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर देखो, यहाँ लाइट नहीं आ रही तो ये थोड़ा ब्लैकिश है। यहाँ लाइट आ रही है तो ये कितना ज़्यादा ब्राइट ब्राइट है, राइट? एंड ये जो शैडो यहाँ पर आ रही है ये भी, सो यहाँ पर शैडो का होना भी हमें दिखाता है कि कितना उसका डेप्थ है। सो अब बारी आती है रिलेटिव हाइट की। ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि बड़े हैं वो हमें पास दिखते हैं एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स जो कि छोटे हैं। तो ये वाला एरो हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है और जैसी जैसी हाइट होगी आप पास या दूर ऑब्जेक्ट को परसीव कर पाओगे। सो नेक्स्ट आता है टेक्सचर ग्रेडियंट। इस इमेज को अगर आप देखो तो यहाँ पर ये वाला जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम कह सकते हैं फूल, ये कितने क्लियर से दिख रहे हैं। हम इनके पैटर्न्स को देख सकते हैं, इनके पैटर्न्स को देख सकते हैं, राइट? लेकिन दूर जो चीजें हैं वो उतनी क्लियर अब हमें नहीं दिख रही। तो जो ऑब्जेक्ट्स फादर अवे होते हैं उनमें मोर डेंसिटी देखी जा सकती है एज कंपेयर टू जो हमारे पास है। इसे हम कहेंगे टेक्सचर ग्रेडियंट। आप टेक्सचर पर फोकस करते हैं। सो ये रिवीजन के लिए, इसे हम कहते हैं इंटरपोजिशन, इसे हम कहते हैं एरियल पर्सपेक्टिव। यहाँ पर हाइट की बात हो रही है, यहाँ लीनियर पर्सपेक्टिव की, यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स की अगेन हाइट की बात हो रही है। ये एक और चीज दिखा रही है जो कि है इनका साइज।
then this is light and shade, and finally this is texture gradient. एक और चीज के बारे में हम बात करेंगे जिसे हम कहते हैं मोशन पैरालैक्स। ये क्या है? ये एक काइनेटिक मोनोक्यूलर क्यू है। काइनेटिक मतलब कि यहाँ पर इसको हम पिक्टोरियल क्यू नहीं कह सकते। तो ये क्या बोलता है कि अगर ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में जा रहा है जो कि एरो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक अपनी गाड़ी में है जिसका नाम है सेंट्रो, और ये मजे से गाने सुनता हुआ जा रहा है। जब ये खिड़की से बाहर देखता है तो इसे लगता है कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो भी तेजी से चल रहे हैं, स्पेशली वो वाले ऑब्जेक्ट्स जो कि इसके पास हैं। दूर वाले अगर कोई ऑब्जेक्ट्स होंगे तो उनकी स्पीड इतनी नहीं होगी, लेकिन पास वाले जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए दिखेंगे। तो अगर पर्सन इधर जा रहा है तो उसके पीछे जाते हुए ऑब्जेक्ट्स को देखने के चांसेस जो हैं वो हाई होंगे। तो द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू मूव स्लोली, यहाँ जो ऑब्जेक्ट होंगे वो स्लोली दिखेंगे चलते हुए एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्लोज। तो ये जो ऑब्जेक्ट हैं जो इस डायरेक्शन में है लेकिन वो हमें या इस पर्सन को जो भी गाड़ी में बैठा है दिखेंगे उधर की साइड जाते हुए अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि गाड़ी आगे की तरफ चल रही है। तो इसे हम मोशन पैरालैक्स कहेंगे। मोशन बिकॉज मूवमेंट इन्वॉल्व है। नियर बाय ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो तेजी से चलेंगे एज कंपेयर टू फार्दर ऑब्जेक्ट्स जो यहाँ पर कहीं रिप्रेजेंट हो रहे हैं, आपके दिमाग में केवल, स्क्रीन पर नहीं। ठीक है, अब बारी आती है बाइनोक्यूलर क्यूज की। बाइनोक्यूलर क्यूज में फिजियोलॉजिकल क्यूज भी हम इसको बोल सकते हैं। 3 क्यूज हम इसमें पढ़ते हैं, इसमें दोनों आंखों का यूज होता है। तो मोनोक्यूलर में केवल एक का होता था, बाइनोक्यूलर में दोनों का होता है। सबसे पहला आता है बाइनोक्यूलर डिस्पैरिटी, इसे रेटिनल डिस्पैरिटी भी बोला जा सकता है। कि आप अगर समझने की कोशिश करो तो आंखें बिल्कुल जुड़ी नहीं होती, आंखों के बीच में होता है डिस्टेंस। ठीक है, कितना डिस्टेंस? 6.5 सेंटीमीटर्स का। सो यहाँ ये जो डिस्टेंस होगा आंखों के बीच में ये होगा 6.5। इस डिस्टेंस की वजह से जो भी ऑब्जेक्ट एक पर्सन देखेगा, एक आंख के अंदर जो इमेज बनेगी वो डिफरेंट बनेगी, दूसरे में जो इमेज फॉर्म होगी वो डिफरेंट होगी। फिर इसको किया जाएगा कंबाइन, लेकिन दो इमेजेस में क्योंकि डिफरेंस है तो ऐसे में डिस्पैरिटी इसको आप भूलोगे। डिस्पैरिटी मतलब डिफरेंस। ठीक है, दोनों इमेज अलग अलग बन रही हैं, डिफरेंसेस हैं, तो इसको हम बोलेंगे रेटिनल डिस्पैरिटी। ब्रेन जो है इस डिस्पैरिटी का यूज करता है ये हमें बताने के लिए कि लार्जर डिस्पैरिटी अगर होगी तो यानी क्लोज है ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर स्मॉलर डिस्पैरिटी है तो यानी हमारे नजदीक नहीं है ऑब्जेक्ट, हमारे से दूर है। तो डिस्पैरिटी लेस होगी फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और मोर होगी फॉर नियर ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट जो आता है बाइनोक्यूलर क्यू वो कहलाता है कन्वर्जेंस। यहाँ पर जब आप किसी ऑब्जेक्ट को परसीव करते हो, ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपके बहुत बहुत करीब आ रहा है, आपके करीब यानी आपकी आंखों के करीब, तो आपकी आंखें उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कन्वर्ज हो जाती हैं, इनवर्ड्स टर्न हो जाती हैं, और ये वाले मैसेजेस जो हैं जो मसल सेंड कर रही होती हैं ब्रेन को, वो हेल्प करते हैं समझने में कि ऑब्जेक्ट कितने पास है हमारे या वो कितना दूर है। कन्वर्जन डिक्रीज हो जाएगी तो आंखें फिर दोबारा से बैक टू नॉर्मल आ जाएंगी जब ऑब्जेक्ट दूर जाने लग जाएगा। फिर तुम्हारा पास आता है, फिर दोबारा कन्वर्जेंस होगी, इनवर्ड वो शिफ्ट होने लग जाएंगी आंखें। देन आता है अकोमोडेशन। अब यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को जब आप देखते हो उसकी इमेज आप फॉर्म करते हो अपने रेटिना पर। रेटिना में वो इमेज इसलिए बन पा रही है क्योंकि मसल्स ने हेल्प की है। कौन सी मसल्स? जो आंखों में है, जिन्हें हम कहते हैं सिलेरी मसल। सो ये जो मसल्स आपको दिख रही हैं ये आई के लेंस की थिकनेस को जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकती है, चेंज कर सकती है। अगर ऑब्जेक्ट दूर जाता है तो ये मसल्स रिलैक्स्ड हो जाती हैं, लेकिन अगर वो पास आता है तो ये जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और थिकनेस बढ़ जाती है लेंस की। सो यहाँ पर थिकनेस बढ़ गई क्योंकि पास ऑब्जेक्ट आ गया। अगर दूर जाता है लाइक मोर देन 2 मीटर्स तो मसल्स रिलैक्स्ड हो जाती हैं।
ये वाला जो मसल का कंट्रैक्शन हो रहा है, ये कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये हेल्प करता है डिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने में। तो इसी के साथ हमारा डेप्थ परसेप्शन का कॉन्सेप्ट होता है पूरा। अब बारी आती है परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज की। कांस्टेंट रहना मतलब सेम रहना, चेंजेस नहीं हो रहे, बिल्कुल स्टेबल है परसेप्शन। ऑब्जेक्ट को चाहे आप किसी भी पोजीशन से देख लो, कैसी भी लाइट में देख लो, परसेप्शन जो है वो सेम रहने वाला है, चाहे कितने भी चेंजेस आ जाएं आपके सेंसरी रिसेप्टर्स के स्टिमुलेशन में। सबसे पहला जो स्टेबल परसेप्शन हम देखते हैं वो हम देखते हैं साइज में। तो आप ऑब्जेक्ट को चाहे ऐसे देख लो या ऐसे देख लो, साइज जो है वो आप सेम ही देखोगे। आप ऐसा नहीं देखोगे कि ये जो है फोन ये किसी छोटे से डाइस के जितना हो गया। नहीं, इसका जो साइज था वो वही रहेगा, चाहे इमेज जो है वो रेटिना पर ऐसी बन रही है जो कि चेंज रिप्रेजेंट कर रही है। सो यहाँ साइज की बात होती है। जैसे जैसे जो डिस्टेंस है वो बढ़ता है, वैसे वैसे हमारा जो ये इमेज का साइज है वो रिड्यूस हो जाता है, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट का साइज सेम रहता है। तो यहाँ पर परसेप्शन सेम है, तो ये वाला जो है ना, ये सेम रहेगा। आपके यहाँ पर जो भी इमेज बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाला जो परसेप्शन है ना इस चीज का कि ये साइज कितना लिए बैठा है, ये सेम रहेगा। देन आता है शेप कॉन्स्टेंसी। आप जब ऑब्जेक्ट्स की शेप को देखते हो तो वो अनचेंज रहती है, बिल्कुल सेम रहती है जैसी वो थी, डिस्पाइट चेंजेस इन योर रेटिनल इमेज। यहाँ पर ये वाले जो दो फोन हैं इनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट है, लाइक ये कैसे रखा है और ये कैसे रखा है, लेकिन फिर भी आप इसकी शेप को ऐसे तो नहीं देख रहे ना कि ये फोन ट्राइंगल में बदल गया और ये सर्कल में। नहीं, ये ऐसा ही था और ये ऐसा ही देखा जाएगा। तो स्टेबिलिटी यहाँ पर होगी, स्टेबल परसेप्शन यहाँ पर होगा। लेकिन शेप की हम बात कर रहे हैं तो शेप सेम रहेगी डिस्पाइट चेंजेस इन रेटिनल इमेज जो यहाँ पर बन रही है। ठीक है। सो अब बारी आती है ब्राइटनेस कंसिस्टेंसी की। यहाँ ब्राइटनेस चाहे हो ना हो, लेकिन ऑब्जेक्ट आपको वैसा ही दिखता है जैसा वो है। व्हाइट पेपर व्हाइट ही दिखेगा, अगर लाइट कम हो तब भी और सनलाइट में रखा हो तब भी। तो यहाँ आपने इसको रख दिया सनलाइट में, क्योंकि आप गए थे ऊपर अपनी छत पर पढ़ाई करने और आप अपनी कॉपी को वहीं छोड़ आए और कॉपी का एक पेज वहीं पर रह गया जो कि था व्हाइट कलर का। ये वाला पेज आप जब वापस लेने जाओगे तो आपको जब ये दिखेगा तो ये इसी कलर का दिखेगा। आप जब अपने कमरे में वापस आओगे जिसमें थोड़ा सा अंधेरा है तब भी वो व्हाइट ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी। अब बारी आती है इल्यूजन्स की। हमारे परसेप्शन हमेशा ठीक नहीं होते, कई बार हम गलतियां करते हैं, हम इंटरप्रेट गलत तरीके से कर लेते हैं सेंसरी इन्फॉर्मेशन को। बिकॉज इन्फॉर्मेशन बस इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हमारा परसेप्शन मतलब मीनिंग देना। तो कई बार हम चीज़ों को ऐसा मीनिंग दे देते हैं जो नहीं होता। तो मिसमैच हो सकता है, जो चीज़ें दिख रही हैं और जो चीज़ें असली में हैं। दिखना और होना, उसका जो फ़र्क है ना, वो कहलाता है इल्यूज़न। तो यहाँ आप मिसपरसेप्शन करते हो क्योंकि आपने इन्फॉर्मेशन जो रिसीव की है अपने सेंस ऑर्गन्स को इस्तेमाल करके, उसको आपने सही से इंटरप्रेट नहीं करा, उसका सही से मीनिंग नहीं निकाला है। सो इल्यूशंस आर आल्सो कॉल्ड प्रिमिटिव ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज़ ये इंडिविजुअल्स के लिए एक सेम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, मानो। सो यहाँ पर अगर आपको कोई इल्यूजन दिखे, कोई ऐसी मिस इंटरप्रिटेशन दिखे और मिसमैच हो, तो वो आपके लिए और मेरे लिए हो सकता है बिल्कुल सेम हो, तो मैं भी उसको वैसे ही देखूं जैसे आप देख रहे हो। तो ये होते हैं प्रिमिटिव ऑर्गेनाइजेशंस। तो कुछ परसेप्चुअल इल्यूजन्स जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं और सब में माने जाते हैं। जैसे हमने देखा रेलवे ट्रैक्स जो थे वो कन्वर्ज हो रहे थे, ये सबको दिखेगा। लेकिन कुछ होते हैं जो पर्सनल होते हैं, वो बस एक पर्टिकुलर पर्सन को दिख सकता है। सबसे पहले आता है म्यूलर लायर इल्यूशन। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दो लाइंस की बात होती है, ए एंड बी। आप अगर इन लाइंस को देखो तो आप क्या बोलोगे, कौन सी लाइन जो है वो बड़ी है? अगर आप सोच रहे हो ये ब्लू वाली, तो आपको मैं बता दूं कि ये दोनों लाइंस जो हैं वो सेम साइज की है। चेंज क्या है कि इस वाले एरो को और इस वाले एरो को हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, लेकिन
लाइन की जो लेंथ है वो बिल्कुल सेम है, फिर भी आप इसको परसीव कर रहे हो कि नीली वाले बैकग्राउंड में जो लाइन दिख रही है वो बड़ी दिख रही है। फिर बारी आती है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इल्यूशन की। यहाँ पर हमें इन 2 लाइन्स में से ये बताना पड़े कि कौन-सी लंबी है और कौन-सी नहीं। तो हम बोलेंगे ये खड़ी हुई लाइन बड़ी है, ये वाली छोटी है, जबकि ये दोनों सेम साइज़ की हैं। तो हमारा माइंड फिर दोबारा से इन्फॉर्मेशन को मिस इंटरप्रेट कर रहा है और आप भी इसका शिकार हो रहे हो और मैं भी। तो यूनिवर्सल ये वाले इल्यूजन्स हैं। सो लास्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है आज की वीडियो में वो है 5 फिनोमेना। यहाँ पर क्या होता है, इन इमेजेस को देखो। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर कितनी जल्दी ये वाली जो है सर्कल्स की इमेजेस बन रही हैं और क्योंकि ये एक पर्टिकुलर इंटरवल पर आ रही हैं और ये मूवमेंट का एहसास हमें करा रही हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ मूवमेंट नहीं है, बस ये इमेजेस जल्दी-जल्दी आ रही हैं, अपने आप में ये मूवमेंट नहीं दिखाना चाहती, लेकिन मैं और आप इसको ऐसा परसीव कर रहे हैं कि ये चल रहे हैं डॉट्स और ये पैटर्न बना रहे हैं। सो इसे हम कहते हैं 5 फिनोमेना। ठीक है? थैंक यू सो मच आज मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। ये आप खुद पढ़ सकते हो, बहुत ही ईज़ी है। कुछ काम आपके लिए भी है होमवर्क की तरह। तो सारे मेन कॉन्सेप्ट्स मैंने कवर कर लिए हैं। आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो। तो इस वीडियो को लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करते जाना।